मेरा नाम मनीष है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। आज मेरा दिल बहुत डर रहा था। मेरा शरीर कांप रहा था। दिल घबराहट का शिकार हो रहा था क्योंकि मैंने एक जवान लड़की के साथ एक ऐसी हरकत कर दी थी जिसके बारे में सुनकर कोई भी मुझे कभी नहीं माफ कर सकता। मुझे डर लग रहा था कि वो लड़की किसी को ये बात बता न दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं जानता था कि मैं घर से क्या, मुझे इस पूरे गांव से निकल जाना था। मुझे इस गांव से धक्के मारकर निकाल दिया जाता और यहाँ पर मेरी कोई इज्जत करने वाला भी नहीं होता। अब ना जाने क्यों मुझे अपनी इज्जत की फिक्र हो रही थी, जबकि मैं अपने ही घर की इज्जत के साथ खेल चुका था। मैंने अपनी इस गलत हरकत की वजह से अपने ही घर की बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया था। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। वो चाहे जैसी भी थी, मगर रिश्ते में मुझे अपना चाचा कहती थी। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी ही भतीजे की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। मैंने एक बहुत शर्मनाक हरकत की थी जिसने सारे रिश्तों को तार तार करके रख दिया था। मुझे डर था कि मेरी भतीजी मेरी सच्चाई सबको बता देगी, मगर अगले दिन पता चला कि वो घर छोड़कर भाग गई है। मेरी जान में जान आई थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब वो हम लोगों के सामने आई तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी जब उसने बताया कि मैं बहुत ही दिल फेंक आदमी था। मेरी उम्र 32 साल हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरा रिश्ता नहीं लग पा रहा था। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैं हर इंसान की बहन बेटी पर नजर डालता था। मेरे गांव के सारे ही लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी नज़र अच्छी नहीं है, मगर मेरे घर वाले कभी भी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि मेरे घर वालों को लगता था कि लोग शरीफ लोगों के बारे में इस तरह की ही बातें करते हैं, मगर मैं तो कहीं से भी शरीफ नहीं था। मेरे घर वाले मेरी हरकतों को नहीं जानते थे क्योंकि मैं था ही इतना चालाक। हमेशा अपनी हरकतों को छुपा लिया करता था। हम 2 भाई थे और 2 ही बहनें। मेरी छोटी बहन कुंवारी थी, जबकि एक बहन की शादी हो चुकी थी और एक सबसे बड़े भैया थे जो कि घर की जिम्मेदारियों से तंग आकर शहर में जाकर रहने लगे थे और वहां पर पैसा कमाने लगे थे। फिर मेरे भैया ने शहर में ही लड़की पसंद करके उसके साथ शादी कर ली थी। मेरे घर वालों को इस बात पर भी कोई एतराज नहीं हुआ था क्योंकि मेरे भैया शहर से ढेर सारे पैसे मेरे माता पिता को भेजा करते थे, जिसकी वजह से मेरे माता पिता को भैया से कभी भी किसी बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। मैं अपने माता पिता से इस बात पर बहुत नाराज था कि उन्होंने भैया को शहर में उनकी मर्जी के मुताबिक शादी करने दी और कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। तो मेरे माता पिता मुझसे कहते थे कि वो शहर में तो पैसा कमाने के लिए गया है, हम लोगों को कितने ढेर सारे पैसे भेजता है, इसलिए हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर तू भी अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो तू भी शहर जाकर काम करने लग या फिर हमें ढेर सारा पैसा कमाकर लाकर दे। अपने माता पिता की कही हुई बात पर मुझे कोई असर नहीं होता था क्योंकि मैं शुरू से ही हरामखोर था और मैंने अपनी सारी जिंदगी अय्याशियों में ही उड़ा दी थी। जिंदगी इसी तरह से चल रही थी। मेरे भैया शहर में अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। जिस दिन से भैया शहर गए थे उन्होंने वापस कभी हमारे गांव में कदम तक नहीं रखा था। उनकी हमसे सिर्फ फोन पर ही बात होती थी और वो मेरे पिताजी के बैंक के खाते में हर महीने पैसे ट्रांसफर कर दिया करते थे। मैं अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए अब सब लोगों का लाडला था। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर गलती को आसानी से इग्नोर कर दिया करते थे। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन भैया ने फोन करके हमें खुशखबरी सुनाई कि उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ है। मेरे घर के सब लोग बहुत खुश हुए थे। उस समय मेरी उम्र 20 साल थी। घर के हम सारे ही लोग भैया की बेटी को देखने के लिए शहर गए थे और तभी हमारी मुलाकात मेरी भाभी से हुई थी। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत औरत थी। भैया भाभी की बेटी भी बहुत खूबसूरत हुई थी। एक हफ्ता हम लोग शहर में रुकने के बाद वापस अपने गाँव आ गए थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी जब एक दिन पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तब भैया की बेटी 4 साल की हो चुकी थी। पिताजी की मौत की खबर सुनकर भैया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वो गांव नहीं आ सके थे। मेरे पिताजी की मौत को कई साल गुजर गए थे। मेरी जिंदगी अभी भी ऐसी ही चल रही है। मैं कोई काम धंधा नहीं करता और अभी भी अपने भाई की कमाई पर ऐश कर रहा हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी करवा दे, इसलिए उन्होंने गांव में काफ़ी सारी लड़कियां देखी थी, मगर गांव का हर इंसान यही कहता था कि तुम्हारा बेटा कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ आवारागर्दी करता है और अपने भाई की कमाई पर ही पल रहा है। आखिर ऐसे इंसान को गांव में कोई भी अपनी बेटी नहीं दे सकता।
मेरी माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। मैं अभी भी अपनी माँ का बहुत लाडला था। मेरी माँ ने छोटी बहन की शादी कर दी थी और अब सिर्फ मैं ही बचा था। मेरी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। बहन की शादी हो जाने के बाद अब हम घर में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। भैया हम लोगों के लिए अभी भी पैसे भेजते थे और अब वो मेरी माँ के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किया करते थे। भैया ने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा था कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी कोई कामकाज करना चाहिए। भैया तो सिर्फ हमारा मुंह बंद करने के लिए हमें हर महीने ढेर सारे पैसे भेज देते थे, जिससे हम ऐश करते थे। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी जब एक दिन अचानक भैया की मौत की खबर सुनकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भाभी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि अचानक तुम्हारे भैया की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। मैं अपनी माँ और शादीशुदा बहनों के साथ शहर जाकर भैया के अंतिम संस्कार में शामिल हो गया था। भैया का वहाँ पर बहुत बड़ा घर था। मेरे भैया बहुत मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना लिया था। उनके घर में हर ऐशो आराम था, खूबसूरत पत्नी थी और इतने सालों के बाद उनकी बेटी को देखकर मैं दंग रह गया था, जिसको मैंने बचपन में देखा था जब वो सिर्फ 1 महीने की थी। अब मेरे भैया की बेटी सोनिया 15 साल की थी और बेहद खूबसूरत थी और सेहतमंद और लंबी चौड़ी थी, इसलिए अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। अपनी भतीजी को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और शहर में रहकर वो शहर के जैसे ही कपड़े पहन रही थी, जबकि हमारे गांव में लड़कियां सलवार सूट या फिर साड़ी पहनती हैं। मैं बहुत समय बाद शहर आया था और अपनी भतीजी को भी बहुत टाइम बाद देखा था, इसीलिए दंग रह गया था। उसने टाइट जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे अपने भैया की मौत का बहुत अफसोस था। भैया का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद हम लोग भैया के घर पर ही रुके हुए थे। भाभी भैया को याद करके बहुत रो रही थी और उनकी बेटी भी। वो दोनों बार बार यही कह रही थी कि अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और हम लोग यहाँ शहर में उनके बिना कैसे रहेंगे। मेरी माँ को भी उनकी बहुत फिक्र हो रही थी और भैया की मौत पर बहुत अफसोस कर रही थी। मेरी माँ ने उन दोनों माँ बेटी से कहा कि तुम्हें शहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग हमारे साथ गांव चलो। गांव में हमारा इतना बड़ा घर है, वहाँ पर तुम लोग आराम से रहना। वैसे भी अब यहाँ तुम्हारे साथ रहने वाला कोई नहीं है और फिर जवान लड़की का भी साथ है, इसलिए गांव में हमारे साथ रहने चलो। मेरी भाभी हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि भाभी के मायके में भी सुना था कि उनका कोई नहीं है। भाभी की शादी करने के बाद उनके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए और भैया के जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। शहर का माहौल इन दिनों बहुत ख़राब चल रहा था, इसलिए भाभी भी हमारे साथ गांव चलने के लिए तैयार हो गई थी। इस तरह हम लोग भाभी और उनकी बेटी को लेकर गांव आ गए थे। गांव के सारे ही लोग भाभी और उनकी बेटी को देखकर बहुत हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो लोग शहर के गेटअप में हमारे घर आई थी। घर आने के बाद माँ ने भाभी से कहा था कि तुम्हें यहाँ रहना होगा तो शहर के सारे रंग ढंग छोड़ने होंगे। मेरी भाभी और उनकी बेटी इस बात पर राजी हो गई थी, मगर अब परेशानी ये थी कि भैया जब शहर में काम करते थे तो हम लोगों के लिए पैसे भेजा करते थे और जिसकी वजह से हमें कभी दिक्कत नहीं हुई थी। मगर अब भैया के जाने से हमारे घर में परेशानियां आने लगी थी और अब तो भाभी और उनकी बेटी भी हमारे घर पर आ गई थी, इसलिए हमारा और ज़्यादा खर्चा हो रहा था। मैंने तो कभी कोई काम किया ही नहीं था और अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। माँ मुझसे कहती थी कि अब तू घर से निकलकर कोई कामकाज कर, अब तो तेरा भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा, तेरी इतनी उम्र हो गई है और अभी भी तू आवारागर्दी करता फिरता है। मेरी भाभी को ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मैं इतनी उम्र का हो गया था और अभी तक कोई काम नहीं करता था। शायद मेरे भैया ने भाभी को बताया था कि गांव में उनका भाई भी मजदूरी करता है, जिसके उसे कम पैसे मिलते हैं। मेरी भतीजी ज़्यादातर कमरे में बंद रहती थी। मैं उसके घर आ जाने से बहुत खुश हुआ था और उससे बातचीत करने की कोशिश करता था, मगर वो अभी तक अपने पिता के गम में थी, इसलिए खामोश खामोश सी रहती थी। मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मेरी माँ को खूबसूरत लड़कियाँ शुरू से ही बहुत पसंद थीं। वो अपनी पोती को हमेशा अपने पास बिठाए रखती थी और जब वो मेरी माँ के कमरे में होती थी तो मैं बहाने बहाने से अपनी माँ के कमरे में जाता था। न जाने क्यों मेरी नज़र अपनी भतीजी पर पड़ी हुई थी। हालांकि वो मुझे किसी किसी बात पर चाचा जी कह दिया करती थी। अब परेशानी ये थी कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, क्योंकि माँ रोज़ मुझ पर जोर दिया करती थी कि अब कुछ कमाने निकल जा, अब गुजारा नहीं हो सकता। जब तक तेरा भाई जिंदा था
तूने ऐश की जिंदगी काट ली। अब वो मर चुका है और उसकी बेटी और विधवा पत्नी भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरी माँ अब आराम किया करती थी और भाभी घर के सारे काम करती थी और मेरी भतीजी भी अब हम लोगों के साथ थोड़ी एडजस्ट हो गई थी। शायद वो शहर में स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी, इसलिए उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती थी। घर की परेशानियां देखते हुए मेरी कम उम्र की भतीजी ने गांव के 2-3 बच्चों को अपने पास ट्यूशन पढ़ने के लिए बुला लिया था, जो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेते थे और पढ़ भी लिया करते थे, इसलिए उसके पास थोड़े से पैसे भी आ जाते थे। मेरी माँ अपनी पोती की तारीफ करती थी और मुझसे कहती थी कि देख ले नालायक, जैसा उसका मेहनती बाप था वैसी ही मेहनती उसकी बेटी भी है। इतनी सी उम्र में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमा रही है और एक तू है कि 35 साल का हो गया है मगर फिर भी कोई काम नहीं करता। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तो आज तक किसी ने तुझे अपनी बेटी नहीं दी। अगर तू भी अपने भाई की तरह मेहनती होता तो तेरी शादी भी हो जाती और आज तेरी भतीजी की उम्र के ही बच्चे होते। माँ की बातें सुनकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब वो मुझे मेरी भतीजी सोनिया और भाभी के सामने ऐसी बातें कहती थी तो मैं कई दिनों से नौकरी तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी कोई काम किया ही नहीं था और ना ही मैं पढ़ा लिखा था। इसलिए फिर मैंने अपने गांव की सब्जी मंडी में सब्जी बेचनी शुरू कर दी थी। मेरी सब्जी अच्छी खासी बिक जाती थी और काफ़ी मजदूरी करके मैं घर लेकर आता था, मगर मैं सब्जी मंडी में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। जब कोई खूबसूरत लड़की या औरत मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आती थी तो मैं बहाने बहाने से उनके हाथ छू लिया करता था। कुछ तो मुझे इग्नोर कर देती थी तो कुछ लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाती थी, तो बड़ी मुश्किल से मामला ठंडा होता था। मेरी इस हरकत की शिकायत एक दिन मेरे घर पर भी आ गई थी, जब मेरी माँ को मेरी इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उन औरतों को डांटकर भगा दिया। शुरू से ही मेरी माँ ने मेरी बहुत तरफदारी की थी और यही वजह थी कि मैं आज इतना बिगड़ा हुआ था, जबकि मेरे बड़े भैया पर मेरी माँ ने बचपन से ही जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया था। इसलिए तो वो शहर जाकर कमाने लगे थे। अब जब मैं घर आता तो भाभी की बेटी पर जैसे ही मेरी नज़र जाती तो मैं उसे फटी फटी नज़रों से घूरने लगता था। मेरी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए अब वो बीमार रहने लगी थी। मेरी भाभी और भतीजी ही घर की सारी देखरेख कर रही थी। रात को जब मैं घर वापस आता था तो मुझे खाना भी वही दोनों दिया करती थी। मेरी भतीजी अब मुझसे शर्मिंदगी महसूस नहीं करती थी, इसलिए मेरे साथ चाचा चाचा करके बातचीत करती रहती थी और अगर उसे मुझसे कोई काम होता तो वो भी करवा लिया करती थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे और मैं अभी तक अपनी भतीजी पर नज़र रखे हुए था। मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही थी। मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैंने अपनी भाभी और माँ से कहा था कि कुछ भी करके मेरी शादी करवाओ। भाभी माँ से कहती थी कि मनीष ठीक कह रहा है, आप इसकी शादी अपने हाथ से ही कर देंगी तो बेहतर होगा। मेरी माँ कहती थी कि मैं तो इसकी शादी कर दूं, मगर इसको कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर मेरी भाभी ने मुझे शहर की एक लड़की के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो उससे फ़ोन करके बात करेंगी। अगर गांव में कोई लड़की नहीं मिलती तो क्या हुआ, शहर में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। वो लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर वो परिवार से थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुश भी था, शादी करने के लिए तैयार हो गया था। भाभी ने उस लड़की के परिवार वालों से फ़ोन पर बातचीत कर ली थी, क्योंकि भाभी तो मेरी हरकतों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। उनको यही लगता था कि गांव के लोग उनके देवर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, क्योंकि भाभी ने अभी तक मेरे अंदर कोई गलत हरकत नहीं देखी थी। भाभी ने कहा था कि वो खुद जाकर शहर में इस लड़की के परिवार वालों से बात करके आएंगी। फ़ोन पर बात करने में और फेस टू फेस बात करने में काफ़ी फ़र्क होता है। और वैसे भी मेरी भाभी को अपने शहर की बहुत याद आ रही थी। वो कुछ दिनों के लिए अपने शहर वाले घर में जाना चाहती थी, इसीलिए भाभी मेरी बड़ी बहन के साथ अपने शहर चली गई थी, जबकि मेरी भाभी अपनी बेटी को मेरी माँ की सेवा करने के लिए उनके पास छोड़ गई थी। भाभी 3-4 दिन के लिए शहर जा चुकी थी। जब मैं रात को सब्जी मंडी से घर वापस आया तो बहुत थका हुआ था। शायद मेरी माँ दवाई खाकर सो चुकी थी। मेरी भतीजी मेरे लिए पानी लेकर आई थी। जब उसने मेरे हाथ में पानी का गिलास दिया तो मैंने बहाने से उसका हाथ पकड़ लिया। घबराकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया था। मैं पानी पी चुका था और लगातार उसे फटी फटी नज़रों से घूर रहा था। गांव में आने के बाद वो सलवार कमीज पहनती और अपने तन पर दुपट्टा ढके रहती थी। ऐसे कपड़ों में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज जब मैंने उसका कोमल हाथ छुआ था तो मुझे बड़ा ही सुकून महसूस हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे खाना दे दिया था।
मैंने उससे पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? तो वो गर्दन हिलाते हुए इनकार करने लगी और कहने लगी कि नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है चाचा जी। मैंने दादी को खाना खिलाकर दवाई देकर उन्हें सुला दिया है। मैं अभी ही तो फ्री हुई हूँ और इतनी ही देर में आप आ गए। मैंने कहा, अच्छा तो तुम भूखी हो, चलो मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। वो बार बार इनकार कर रही थी कि मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब में बिठा लिया और कहने लगा कि आज अपने चाचा जी के साथ बैठकर खाना नहीं खाओगी। मैं उसे ज़बरदस्ती अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। मैं देख रहा था कि वो मेरे साथ में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है और शर्मिंदा हो रही है, और आज मेरा भी रास्ता साफ था, इसलिए मैं भी उसके साथ जो चाहे कर सकता था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो मेरे करीब से उठ गई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने उसके साथ ये क्या कर दिया। शायद अब वो मुझसे दूरी बनाने लगेगी या फिर डरने लगेगी। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। अपने लिए मैंने खुद ही मुसीबत मोल ले ली है। शहर से भाभी का मेरे पास फ़ोन आया था। वो मुझसे अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि वो खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप आराम से वहाँ पर रहो। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को मेरे भरोसे छोड़कर गई थी और मेरी माँ की सेवा करने के लिए। रात के 3 बज रहे थे जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी भतीजी का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखा जाए कि वो इस समय क्या कर रही होगी। मैं जानता था कि वो इस समय सो रही होगी, मगर फिर भी ना जाने क्यों मैं उसके कमरे की तरफ चल दिया था। लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गया था कि वो सो नहीं रही थी, बल्कि उसके कमरे से हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरानी हुई कि रात के इस समय कमरे के अंदर से म्यूजिक की आवाज़ कैसे आ रही है। कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, लेकिन कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, जिसमें से अंदर का नज़ारा साफ देखा जा सकता था। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मेरी भतीजी छोटी सी शर्ट और टाइट जीन्स पहनकर म्यूजिक पर डांस कर रही थी। जब से वो हमारे गांव में आई थी, उसने अभी तक ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। मैंने उसे पहले और आखिरी बार शहर में ही ऐसे कपड़े पहने हुए देखा था। अब मैं समझ गया था कि वो रात के समय ऐसे कपड़े पहनकर कमरे में हर रोज डांस करती होगी। वो शहर की रहने वाली है, इसीलिए डांस करना उसका शौक होगा। मगर वो चोरी चुपके रात के अंधेरे में ये सब क्यों कर रही थी? शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं दिन के समय उसे कोई देख न ले। जो भी था, जैसा भी था, मैंने खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा सा और खोल दिया और अपना मोबाइल ऑन करके अपनी भतीजी की वीडियो बना ली, क्योंकि आगे चलकर ये वीडियो मेरे बहुत काम आने वाली थी। मेरा बहुत शैतानी दिमाग था। मैं कभी भी कोई भी गलत हरकत करने से नहीं चूकता था, इसलिए मैंने अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ा था। मैं कई साल पहले गांव की ना जाने कितनी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनको झांसा दे चुका था और उनके साथ सब कुछ गलत कर चुका था। मुझे कई लड़कियों ने बद्दुआ भी दी थी। शायद यही वजह थी कि मेरा रिश्ता नहीं लग पा रहा था और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मगर मुझे यही लगता था कि उनकी बद्दुआओं का कभी भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं अपनी भतीजी का वीडियो बना चुका था। अगले दिन रात को फिर से मैं अपनी भतीजी के कमरे में गया था, तो मैंने उसे फिर से जीन्स शर्ट पहनकर डांस करते हुए देखा था। आज मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बजा लिया था, जब शायद वो घबरा गई थी और बहुत देर के बाद उसने दरवाज़ा खोला था। और वो इतनी चालाक थी कि दरवाज़ा खोलने से पहले जल्दी जल्दी जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनकर आ गई थी, ताकि मुझे उस पर शक न हो जाए। वो जानती थी कि इस घर में मैं और मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। मेरी माँ तो दवाई खाकर जल्दी ही सो जाती है, और इस समय उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। इसलिए उसने अपने आप को बदल लिया था और म्यूजिक भी बंद कर दिया था। दरवाज़ा खोलते ही वो कहने लगी कि चाचा जी, आप रात के इस समय क्या हुआ? आपको कोई काम था क्या? मैंने कहा, हाँ, मुझे चाय पीनी थी। नींद नहीं आ रही, इसलिए सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? तो सोनिया कहने लगी कि जी जी चाचा जी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी चाय बना देती हूँ। वो जैसे ही किचन में चाय बनाने के लिए गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया था और मैंने फौरन ही किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे ऐसी हरकत करते देखकर वो चिल्लाने लगी, चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। लेकिन मैं आज अपने होश में नहीं था, क्योंकि आज मैं शराब पीकर आया था और आज बार बार मैं अपनी भतीजी पर गंदी नज़र डाल रहा था।
इसलिए मैंने उसके साथ बंद किचन के अंदर वो सब कर लिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी मासूम सी भतीजी की जिंदगी खराब कर दी थी। वो बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी कि मैं सबको आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। जब मैंने अपना मोबाइल खोलकर उसके डांस की वीडियो उसे दिखाई तो वो चौंक गई थी और उससे कहा कि अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। तुम जानती हो कि तुम्हारी ये हरकतें सिर्फ शहर में ही चल सकती है, गांव में नहीं। इस गांव में तुम्हारी और तुम्हारी शहर की कोई हरकत नहीं चलेगी। गांव वालों के बीच अगर ये वीडियो आ गया तो गांव वाले तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। मेरी बात सुनकर सोनिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी और रोने लगी थी। अगले दिन दोपहर के 2 बजे तक मेरी भाभी और बड़ी बहन लड़के वालों से बातचीत करके शहर से गांव आ गई थी। मेरे पूछने पर भाभी ने बताया कि मैंने तुम्हारे बारे में लड़की वालों को सब कुछ बता दिया है और तुम्हारी फोटो भी दिखा दी है। उन्हें बस तुम्हारी उम्र ज्यादा लग रही है और उन्होंने कहा है कि वो सोचकर मुझे जवाब दे देंगे। भाभी अभी मुझसे बातचीत कर ही रही थी कि अचानक उनकी बेटी रोती हुई आई और उनसे लिपट गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी माँ को कुछ बताना चाहती थी, मगर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो वो खामोश हो गई थी। भाभी बार बार उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम क्यों रो रही हो, बताओ क्या बात है। वो अपनी माँ से कहने लगी, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। उसकी इस बात पर मेरी भाभी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अरे पगली, घर में तुम्हारी दादी और चाचा जी भी तो थे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो फिर तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही थी। मेरी माँ भाभी से कहने लगी, हाँ बहू, न जाने इसे आज सुबह से क्या हो गया, बड़ी खामोश खामोश सी लग रही है। मैं भी बार बार पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, तो मुझे भी कुछ नहीं बता रही है। मुझे भी यही लग रहा था कि इसे तुम्हारी याद आ रही होगी। सोनिया ने मेरे बारे में घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मैं उसकी इस हरकत से इम्प्रेस हुआ था और अब मुझे लग रहा था कि मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया। मैं अब हर रात आसानी से अपनी भतीजी को ब्लैकमेल करके उससे अपनी हवस पूरी कर सकता हूँ। सोनिया मुझसे बहुत डरी डरी और दूर दूर रहती थी और वो बहुत खामोश रहने लगी थी। घर में ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। रात के टाइम पर जब सोनिया अपने कमरे में चली जाती और घर के सब लोग गहरी नींद में सो जाते थे तो मैं आधी रात को चलकर सोनिया के कमरे में जाता था। वो मुझे देखकर घबरा गई थी और कहने लगी कि चाचा जी, अब आपको क्या चाहिए? मैंने आपके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, अब आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज। मैंने कहा, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मुझे अपने कमरे में आने दो। मेरी इस बात पर वो दंग रह गई थी और दरवाजे पर खड़े खड़े ही रोने लगी थी। जब मैंने उससे कहा कि मैं अभी जाकर गांव के कुछ लोगों को ये वीडियो दिखाता हूँ तो वो डर गई और कहने लगी कि चाचा जी, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा कि मैं तुम जैसी ही खूबसूरत लड़कियों का हमेशा से ही शिकारी रहा हूँ और एक खूबसूरत लड़की मेरे ही घर में है तो फिर मैं उसका फायदा क्यों ना उठाऊं। मेरी ये बात सुनकर वो डर गई थी और मैं उसे धकेलता हुआ कमरे के अंदर चला गया था और आज भी उसके साथ अपनी हवस पूरी करके वापस आ गया था। वो चाहकर भी मेरी किसी भी बात को किसी को नहीं बता सकती थी। मेरी भाभी हमेशा अपनी बेटी के लिए परेशान रहती थी कि ना जाने उसे क्या हो गया, वो हमेशा इतनी परेशान क्यों रहती है। वो किसी के पूछने पर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी जब एक दिन मेरी भाभी छत की सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। उनको बहुत गहरी चोट आई थी। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सोनिया अपने पिता को तो पहले ही खो चुकी थी, अब अपनी माँ के मर जाने पर वो बिलख बिलख कर रो रही थी। भाभी की मौत पर तो मुझे भी अफसोस हुआ था क्योंकि भाभी बहुत अच्छी औरत थी। अब घर में मेरी बीमार और बूढ़ी माँ, मैं और सोनिया ही रह गए थे। हम लोगों को नहीं पता था कि भाभी अचानक इस दुनिया से हमें छोड़कर भी जा सकती हैं। भाभी की मौत से हमारे घर का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया था। सोनिया बेहद सदमे में थी और इस दौरान मैं उसे परेशान नहीं कर सकता था। कुछ दिन गुजर गए थे। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और अपनी दादी की लाडली बन गई थी। मेरी माँ तो बिस्तर से उठती ही नहीं थी, बस उनकी जिंदगी दवाइयों से ही गुजर रही थी। कुछ दिन गुजर गए। जब घर का माहौल नॉर्मल हो गया तो मैंने फिर से अपनी भतीजी के साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया था। वो बेचारी रोती रहती थी, तड़पती रहती थी, मगर मैं उसकी एक नहीं सुनता था। मैंने उसको बहुत परेशान कर दिया था। अब तो मैं खुलेआम उसके साथ सब कुछ करता रहता था क्योंकि घर में उसके मेरे बीच अब कोई नहीं था। एक बीमार माँ ही तो थी, वो भी दवाई लेकर ज्यादातर सोती ही रहती थी। सोनिया मुझसे बहुत तंग आ गई थी। मैं नहीं जानता था
कि अगला दिन मेरे लिए किसी बड़ी मुसीबत की सौगात लाने वाला है। अगले दिन मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि सोनिया पूरे घर में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इस बारे में अपनी माँ से कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी नहीं पता कि सोनिया कहाँ गई है, ना जाने वो कहाँ चली गई थी। मैं तो दंग रह गया था और सोनिया के लिए बार बार परेशान हो रहा था। मुझे सब्जी मंडी भी जाना था और घर में मेरी माँ अकेली थी। मैं सोनिया को तलाश कर करके थक गया था। इधर मेरी माँ भी सोनिया के लिए बहुत परेशान हो रही थी कि अचानक वो घर से कहाँ चली गई। सुबह से शाम हो गई थी जब सोनिया घर वापस नहीं आई। रात के समय जब सोनिया आई तो बहुत बुरी हालत में थी, न जाने वो कहाँ से चलकर आ रही थी। मैं दरवाजे पर गया और मैंने उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे, क्योंकि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अचानक वो हम लोगों को बिना बताए कहाँ चली गई थी। तो उसने मेरी मार खाने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं बताया और खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। मैंने अपनी माँ को बता दिया था कि सोनिया घर आ गई है। मेरी माँ उसकी याद में रो रो कर आधी हो गई थी। फिर वो तसल्ली के साथ दवाई खाकर सो गई। मुझे लगा था कि शायद सोनिया मुझसे नाराज होगी, इसलिए मैं उसको मनाने के लिए उसके कमरे की तरफ चला गया था और मैं वैसे भी हर रात उसके कमरे में जाता ही था। आज जब मैं उसके कमरे की तरफ गया तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। सोनिया बेसुध सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। रात का 1 बज रहा था। मुझे उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो आज खुद ही मेरे करीब आने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि अब हर रात उसके साथ ऐसा ही होता था। इसलिए उसने अपनी ऐसी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। इस घर में उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है। मेरी माँ को अगर वो कुछ बताती भी तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी माँ तो अब बिस्तर से उठने काबिल नहीं रही थी। मैं सोनिया के पास चला गया और बिस्तर पर उसके पास जाकर लेट गया और उसके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी। आज सोनिया ना तो मेरे सामने रो रही थी और ना ही गिड़गिड़ा रही थी, बड़ी खामोश लेटी हुई थी। मैं अपनी ख्वाहिश पूरी ही करने वाला था और धीरे धीरे सोनिया के करीब जा रहा था जब अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव के मुखिया का बेटा खड़ा हुआ था। यह हमारे गांव के मुखिया का बेटा हमारे घर पर क्या कर रहा था? मैं तो उसे देखकर चौंक गया। उसने तो अभी मुझे कुछ सोचने समझने की मोहलत भी नहीं दी कि उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और कहने लगा था कि छोटे साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हो? तो वो कहने लगा, मैं तुझे इस मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने पर सजा देने के लिए आया हूँ। ये लड़की आज मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी। इसने मुझे बताया था कि इसके साथ तू बहुत घटिया हरकत कर रहा है। तू क्या समझता है कि इसका इस गाँव में कोई नहीं है? मैं जानता हूँ कि इसका पिता मर चुका है और इसकी माँ भी मर गई है, और तू कई दिनों से इस मासूम लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैंने छोटे साहब से कहा कि नहीं नहीं छोटे साहब, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? इस लड़की ने आपको जो कुछ भी बताया है वो सब झूठ है। तो छोटे साहब कहने लगे, अच्छा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो फिर उसका क्या? मैं बुरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि आज मैं इन लोगों के हाथों पकड़ा जा चुका था। मुखिया के बेटे ने इशारा किया तो 2-3 हट्टे कट्टे आदमी कमरे के अंदर आ गए थे, जबकि सोनिया एक तरफ खड़ी हुई फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारा था और मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले आए थे। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। शोर की आवाज से पूरा गांव जाग गया था। मेरी माँ भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जिनको सहारा देती हुई सोनिया उन्हें घर से बाहर लेकर आ गई थी। मेरी माँ उन लोगों से कह रही थी कि तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? तो गांव के मुखिया के बेटे ने मेरी माँ को सारी सच्चाई बताई थी। रात के 2 बज रहे थे जब सारा गांव मेरे घर के आसपास जमा था। गांव के सरपंच और मुखिया और बड़े बड़े जमींदार लोग भी आकर खड़े हो गए थे और ये तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि मैं अपनी ही भतीजी की इज्जत पर कई दिनों से हाथ डाल रहा हूँ, और ये खबर फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि सोनिया ही थी। सोनिया मुझसे बहुत तंग आ चुकी थी और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो मुझसे कुछ नहीं कह सकती थी। मेरी माँ से भी मेरी शिकायत उसने इसीलिए नहीं की क्योंकि मेरी माँ पहले से ही काफ़ी बीमार थी और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए वो मेरी दोनों बहनों के पास शिकायत लेकर गई थी। उसने जब मेरी दोनों बहनों को बताया तो मेरी दोनों बहनों में से किसी ने भी अपने भाई की इस हरकत पर यकीन नहीं किया था, बल्कि सोनिया को डांटकर अपने घर से निकाल दिया था। सोनिया की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अब हर रात मेरी हवस का निशाना नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वो फौरन हमारे घर से मुखिया के घर चली गई, जहाँ पर मुखिया जी उसे नहीं मिले थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा मिल गया था।
उनके बेटे को उसने अपनी पूरी परेशानी बताई थी। उसने कहा था कि मैं शहर से आई हूँ और मेरे चाचा जी मुझे मेरे ही डांस की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं, मेरे साथ हर रोज गलत काम करते हैं। उस वीडियो में मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था, बस जीन्स और टी शर्ट पहनकर मैं डांस कर रही थी, क्योंकि डांस करना मेरा शौक है और हम लड़कियां किसी भी तरह के कपड़े पहन सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी इस गांव की इज्जत की खातिर लोगों के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। बंद कमरे में ही अपने सारे शौक पूरे करती हूँ। क्या मेरा ये सब करना गलत है? मेरे चाचा जी ने डांस करते समय मेरी वीडियो बना ली थी और वो मुझे ब्लैकमेल करके हर रात मेरी इज्जत के साथ खेलते हैं। कहते हैं कि इस गांव से तुम्हें निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम डांस करती हो और ऐसे कपड़े पहनती हो। उसने मुखिया जी को सारी बात बता दी थी और उनसे कहा था कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप हमारे घर आकर मेरे चाचा जी की हरकतों को देख सकते हैं। उसने कहा था कि मैं लावारिस हूँ, अपनी परेशानी किसी को नहीं बता सकती। आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए आपके पास अपनी परेशानी लेकर आई हूँ। भगवान के लिए मेरी मदद करें क्योंकि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी माँ और मेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे चाचा इसी बात का फायदा उठाकर मेरी इज्जत के साथ हर रात खेलता है। मुखिया के बेटे ने मेरी भतीजी से वादा किया था कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। उसने रात के समय न जाने किस टाइम पर पीछे के दरवाजे से मुखिया के बेटे और उसके 2-3 आदमियों को हमारे घर में जगह दे दी थी, जिससे वो लोग छुपकर खड़े हो गए थे और मेरे सोनिया के कमरे में जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी तो मेरी भतीजी ने आज दरवाजा खोलकर रखा था, लेकिन मैं उसकी ये बात समझ नहीं पाया था कि आखिर आज वो मुझसे डर क्यों नहीं रही है। आज वो बड़ी खामोशी से लेट गई थी ताकि मैं उसके साथ गलत काम को अंजाम दूं और फिर मैं पकड़ा जा सकूं, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने जैसे ही अपनी भतीजी के करीब जाने की कोशिश की थी तो मुखिया के बेटे ने मुझे पकड़ लिया था और आज सबके सामने मेरी सच्चाई आ गई। मुझे गांव में बहुत जलील किया गया था। मेरी माँ को जब ये बात पता चली तो वो भी तड़प तड़प कर रो रही थी। उन्होंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आई अपने ही भाई की बेटी की इज्जत के साथ खेलने पर? अरे चाचा तो पिता समान होता है, तूने ये भी नहीं सोचा कि ये तेरी बेटी की उम्र की है। मेरी माँ बुरी तरह से रो रही थी। सारे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हो रही थी। गांव वालों ने मुझे बहुत मारा था। गांव वालों का कहना था कि हम तो तेरी हरकत के बारे में पहले से ही जानते हैं, तू बहुत बिगड़ा हुआ है, मगर हमें ये नहीं पता था कि तू दूसरों की बेटियों के साथ साथ अपने घर की भी बेटी पर नजर रखता है। मैं सोनिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था कि प्लीज मुझे बचा लो, मगर सरपंच जी ने गांव वालों के सामने ही फैसला सुना दिया था कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अब पुलिस ही इसको सजा देगी। मैं सबके सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। आज मुझे सोनिया की वो हालत नजर आ रही थी जब वो मुझसे हर रात रो रो कर गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करती थी। ऐसी ही कुछ कंडीशन आज मेरी भी हो रही थी। मुझे याद आ रहा था कि मैंने आज तक जितने भी गलत काम किए हैं वो सब आज मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए थे। और फिर गांव वालों का कहना था कि ऐसा मर्द हमारे गांव में रहने के काबिल नहीं है, इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस आ गई थी और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। आज मैं जेल में रहकर अपनी सजा काट रहा हूँ। मुझे जेल में आए हुए 1 साल हो गया। सुना है मेरे जेल में आने के 1 महीने के बाद मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और सरपंच जी ने मेरी भतीजी की शादी अपने पोते के साथ करवा दी है। हमारे गांव का सरपंच और मुखिया बहुत अच्छे लोग हैं। हमेशा उन्होंने लोगों के लिए बेहतर ही फैसला किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भतीजी सारी जिंदगी खुश रहे। मैं भगवान से अपने लिए मौत मांगता हूँ क्योंकि मैं एक घटिया इंसान हूँ जिसने अपने ही रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ज्यादा उम्र हो जाने पर भी नहीं सुधरा और किसी की बेटी मेरी दुल्हन नहीं बन सकी। मेरे इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा। जेल जाने के बाद मेरी बहनों ने भी कभी मुझे पलटकर नहीं देखा और माँ तो इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। जेल में ही बैठकर मैंने अपनी एक कहानी लिखी है और आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने रिश्तों की कदर करें। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। रिश्तों को कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार करके उन्हें खुद से जुदा न होने दें, क्योंकि एक बार रिश्ते जब हाथ से छूट जाते हैं तो बड़े ही कमज़ोर हो जाते हैं। उन रिश्तों में फिर वो मजबूती नहीं आती जो रिश्ते बनते समय होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।